नमस्कार दोस्तों, बल्क संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया है। अपोजिशन पार्टियों की एकता की पोल एक बार फिर खुल गई है। जो ये अनुमान पालकर बैठी थी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टियां बीजेपी का साथ नहीं देगी, यानी कि उनका रिएक्शन कुछ इस प्रकार का है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जब 4 जून 2024 को जब बीजेपी की सीटें कुछ कम आई तो कुछ लोगों ने क्या क्या अरमान नहीं पाले थे। इन्हें लगा था कि अब तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक हम ही जीतेंगे, दिल्ली में केजरीवाल जी बीजेपी को हरा देंगे और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में इनमें से एक पलटी मारकर हमारी तरफ आ जाएगा, तो मार्च के आते आते राहुल गांधी जी देश के पीएम बन जाएंगे और मोदी जी राजनीति छोड़ के गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते नजर आएंगे और मोटा भाई अमित शाह ड्रीम 11 पर टीम बनाते नजर आएंगे। मगर दोस्तों ये हो न सका और अब आलम ये है कि 370 भी हटा, राम मंदिर भी बना और 3 तलाक भी हटा और अब बल्ब संशोधन बिल 2005 भी लोकसभा में हो गया है। अखिलेश से लेकर राहुल बाबा, ओवैसी से लेकर इमरान मसूद, इन सबको बड़ी उम्मीद थी कि सीए और एनआरसी की तरह ही बल्ब वाले मामले पर मुसलमानों को भड़काकर उनको सड़कों पर ले आएंगे और सरकार को डरा धमकाकर इस बिल को वापस करवा देंगे। लेकिन क्या ये सब हुआ? नहीं। दरअसल देश का मुसलमान भी समझ चुका है कि यार इनका तो रोज रोज का है। जो लोग मुसलमानों का नाम लेकर दिन रात छाती पीट रहे हैं वो दरअसल मुसलमानों के गले में अपने स्वार्थों की माला डालकर और अपने स्वार्थों की डोरी डालकर अपने राजनीतिक पतंग उड़ाना चाहते हैं। इसलिए इस बार ज्यादातर मुसलमानों ने पतंग बनकर उड़ने से ही मना कर दिया और अब उनके रहनुमा इस तरह बिलबिला रहे हैं कि जैसे कोई छोटे बच्चे को कि ये देख एरोप्लेन जा रहा है और उसके हाथ से आइसक्रीम छीनकर भाग गया हो। अब दोस्तों आते हैं इस बात पर कि वक्फ संशोधन बिल में क्या क्या चेंजेस किए गए जिसके कारण कुछ लोग तड़प उठे, और दूसरी बात ये कि इस बिल के अंदर क्या क्या कौन सी बातों को चेंज करने को लेकर विपक्ष का ऑब्जेक्शन था, और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सरकार ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जैसे नेताओं को कैसे मनाया। दोस्तों पहले आप ये समझिए कि इस नए कानून में क्या 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। दोस्तों पुराना कानून तो खालाजी का गज जैसा था, साला इतनी अंधेरी गद्दी तो नॉर्थ कोरिया में भी नहीं है। पुराने कानून के सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव का प्रावधान था, मतलब कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता है। लेकिन इस नए कानून में इस सारी बकवास को निकाल के फेंक दिया है, क्योंकि भाई अगर देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, तो कानून भी सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। ऐसा कैसा हो सकता है कि वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दिया हो और वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई हो और सामने वाला बंदा उसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकता। किसी देश के आम आदमी को कोर्ट में जाने का ही हक नहीं है, तो उस देश का संविधान किस बात का। मगर यही अंधेरगर्दी अभी तक चली आ रही है किसी खास जमात का वोट पाने के लिए, उसे अपीस करने के लिए कुछ भी कानून बने हुए थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, 2014 के इलेक्शन से पहले जब कांग्रेस को ये लग रहा था कि अब तो बुरी गत होने वाली है, जनता सत्ता से बाहर कर देगी, तभी 5 मार्च 2014 को दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया और उनके मालिक मुंह ताकते रह गए, और ऐसा सिर्फ इसलिए कहा गया कि इस देश के मुसलमान उनसे खुश हो जाए और इन्हें वोट मिल जाए। इसी तरह का गुल कांग्रेस सरकार ने शहबानों के टाइम भी खिलाया था, जब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसके शोहर को यह आदेश दिया था कि तुम अपनी तलाकशुदा बीवी को हर महीने कुछ रुपए गुजारा भत्ता के रूप में दोगे। लेकिन उस वक्त राजीव जी की सरकार ने मौलानाओं को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने के लिए संसद में एक बिल पास करवा दिया, और ये लोग हैं जो हज बराबरी की बात कर रहे हैं। दूसरा बदलाव जो दोस्तों इस एक्ट में किया गया है, पहले किसी भी ट्रिब्यूट में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, अब किसी और कोर्ट में आप नहीं जा सकते। इस नए कानून में इस गुंडागर्दी को भी खत्म कर दिया गया है। इससे पहले दोस्तों ये भी कानून था कि जो भी प्रॉपर्टी इस्लामी काम में यूज की जा रही है वो ऑटोमेटिक ही वक्फ के नाम हो जाती थी, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब उसी प्रॉपर्टी को वक्फ की माना जाएगा जो उसे दान में दी गई हो। और इसके अलावा पहले वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री भी नहीं थी, मुसलमानों की भी कई सेक्शन की एंट्री नहीं थी, गैर मुसलमानों की भी इसमें एंट्री नहीं थी। अब इन सब बातों को क्या कर दिया गया, खत्म। अब दोस्तों कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि सरकार इसमें मनमानी फैसला ले रही है, सरकार ने किसी की आम राय नहीं ली, जबकि यह सरासर झूठ है। दोस्तों सरकार जब वक्फ संशोधन बिल लेकर आई तो इसके बाद सभी पार्टियों की राय बनाने के लिए पिछले साल 9 अगस्त को एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में 31 मेंबर थे। इस कमेटी ने कई स्टेट्स का दौरा किया, इसमें 34 मीटिंग हुई और 30 जनवरी को 655 पेज की एक रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दी गई। शुरू में जो ये बिल था उसके बाद सरकार ने इसमें 14 अमेंडमेंट किए गए और 28 मार्च को मोटा भाई यानी कि अमित शाह ने ये बता दिया कि संसद के इसी सेशन में ये बिल पेश किया जाएगा, और फाइनली 2 अप्रैल को ये बिल लोकसभा के अंदर पास हो गया। और ये बात सरासर झूठ हो गई कि भाई सरकार ने किसी का राय नहीं ली या ये किसी पार्टियों से डिस्कशन नहीं किया। हाँ विपक्ष का सुझाया गया एक भी अमेंडमेंट नहीं माना गया और वह मानने लायक था भी नहीं, क्योंकि अगर विपक्ष का अगर बस चलता तो वो लोकसभा में ये बिल आने ही नहीं देते। अब दोस्तों इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि सरकार ने इस मामले पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कैसे मनाया, इससे पहले मैं विपक्ष के 2 युवा नेताओं की बात करना चाहता हूं। इनमें एक है हमारे युवा नेता अखिलेश जी और दूसरे हैं हमारे राहुल बाबा। अब दोस्तों ये दोनों नेता कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। एक जो है अखिलेश जी वो देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश के
विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, और दूसरे हमारे राहुल जी, जो कि कुछ लोग उन्हें आने वाले देश का अगला पीएम भी मानते हैं। अब दोस्तों मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई यही तो मौका होता है ना कि आप खुलकर बोले, अगर कुछ आपको गलत लगता है सरकार के खिलाफ तो आप सरकार को एक्सपोज करें, खुलकर बात करें। अब इतने बड़े टॉपिक पर बहस हो रही है और पूरा टाइम राहुल जी संसद में ही नहीं थे और वो इस बिल पर भी कुछ नहीं बोले। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो राहुल जी को इस बिल के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्शन नजर नहीं आया, या उनको ये बिल ही समझ में नहीं आया, क्योंकि टेक्निकल मामला है ना भाई, कानून की बात है। पता चला कुछ गलत सलत बोल दिया तो बीजेपी वाले उसमें से क्लिप को काट काट करके राहुल गांधी जी को कॉमेडी का सरदार बना देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और दूसरे हमारे अखिलेश जी, उन्होंने भी इस बिल पर कोई टेक्निकल बात नहीं बोली। कभी अमित शाह पर चुटकी ले ली कि भाई बीजेपी वाले तो नया अध्यक्ष ही नहीं तय करवा रहे, कभी यूपी में हुए किसी कार्यक्रम में बोल दिया, कभी चीन की बात कर ली। अरे भैया, आपकी पार्टी कई दिनों से इस मुद्दे पर चिल्लम चिल्ली कर रही थी कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, तो बताओ ना संसद में कि क्या खिलाफ है। और अगेन यहाँ पर भी राहुल गांधी जैसा ही मामला है, या तो वो इनको कुछ खिलाफ नजर नहीं आ रहा है, या फिर उनको कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार कुछ बोल पाए, या इससे अच्छा है कि हम चुप ही रहे। यही था क्या? वैसे तो आप ट्विटर पर पोस्ट डालते हैं, न्यूज चैनलों पर डिबेट करते हैं, लेकिन जहां असली जगह आपको बहस करनी चाहिए उस जगह से आप गायब रहते हैं। सही जगह जहां पर बहस करनी चाहिए वह है सदन। आप लोकसभा का सदस्य, लाखों करोड़ों लोग आपको सुनना चाहते हैं, आप वहां पर कीजिए ना सरकार को एक्सपोज। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप इस ऐसे मामले पर आप कुछ भी नहीं बोलते हो और इसके अलावा कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर वापस से चले जाते हो, तो इससे आप ये साबित होता है कि आप कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहते हो। फाइनली दोस्तों इस बात पर आते हैं कि आखिरकार सरकार ने नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को मनाया कैसे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को मुसलमानों का वोट ज्यादातर मिलता आया है। बिहार में 70% से ज्यादा मुस्लिम वोट है और आंध्र प्रदेश में 95%। दोस्तों आपको बता दूं कि बिहार में 32 सीटें ऐसी है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 30% है। अब अगर बिहार में अगर कोई सरकार बनाना चाहता है तो ये 32 सीटें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 32 सीटों में से फिलहाल 12 सीटें जो है बीजेपी के पास है और 6 सीटें जेडीयू के पास है और 10 सीटें आरजेडी और कांग्रेस के पास है। तो बीजेपी को पहले तो ये कॉन्फिडेंट था कि हम इन सीटों पर पहले ही मजबूत है, अगर थोड़ा बहुत अगर नुकसान होता है तो हम इधर उधर से कवर कर लेंगे। वही दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 75% से ज्यादा वोट मुसलमानों से मिलते हैं, इसीलिए जेडीयू से ज्यादा टीडीपी को इस बात की ज्यादा चिंता थी कि कहीं मुस्लिम वोटर उनसे नाराज ना हो जाए। इसीलिए उन लोगों ने वक्फ बिल के मामले में जमात इस्लामी हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग की, उनसे राय ली। और यह भी सच है कि टीडीपी के कहने पर ही जेपीसी ने गैर मुसलमानों को बोर्ड का मेंबर बनाने का फैसला सेंटर की बजाय स्टेट पर छोड़ दिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुसलमान इसी बात का विरोध कर रहे थे। और दूसरी तरफ इन पार्टियों के कहने पर ही जेपीसी ने वक्फ बोर्ड यूजर के क्लोज को रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हटाया। मतलब कि वक्फ अमेंडमेंट का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें यह प्रावधान था कि अगर किसी वक्फ की प्रॉपर्टी के पास उस प्रॉपर्टी का अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को इलीगली माना जाएगा, और फिर वो प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। लेकिन टीडीपी के 2 सांसदों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, उसके बाद इस क्लोज को बाद में हटा दिया गया। मतलब ये है कि अब पुरानी प्रॉपर्टी पर ये रूल लागू नहीं होगा। ऐसे 14 अमेंडमेंट इस मूल ड्राफ्ट में किए गए, जिसके बारे में टीडीपी और जेडीयू को लगता था कि यार इससे हमारा मुस्लिम वोटर नाराज हो सकता है। फैक्ट तो यह है कि इन अमेंडमेंट के बाद इस बिल में कुछ ऐसा बचता ही नहीं जिस पर विपक्ष कोई आपत्ति जता पाता। ये बात राहुल जी और अखिलेश जी को पहले से पता थी, मुस्लिम लीडर्स को भी इस बात का पता था, इसलिए वो दिखाने के लिए बस इस बिल का ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। लेकिन उनको भी अंदर से ये सच्चाई मालूम थी कि इसमें आपत्ति जताने लायक कोई बात नहीं है। लेकिन वक्त संशोधन बिल के पास होने से हुआ ये कि जून 2024 के बाद विपक्ष को यह लगा था कि अपने दम पर 272 सीटें नहीं पाने के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। कम से कम वो तो होता नहीं दिख रहा। बीजेपी ये दिखा रही है कि हम अगले 4 सालों तक भी फ्रंट फुट पर ही खेलते रहेंगे। इसी तरह शायद उनको भी ये पता था कि उनका कोर वोटर उनसे क्या चाहता है। बीजेपी ये जानती है, बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हम वो सारे वादे जो हमने किए हैं जनता से वो पूरा करने की कोशिश करेंगे जो हमारा वोटर हमारे से चाहता है। और अगर इसमें किसी ने भी अडंगा डाया तो उससे जनता निपट लेगी। और दोस्तों बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस कोई ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के रिजल्ट भी इसके अंदर शामिल है। में बीजेपी के साथियों को भी ये दिखता है कि भाई लोकसभा में 30 सीटें कम हुई तो क्या है, बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी है वो अभी भी बनी हुई है और इसीलिए अभी बीजेपी का साथ देना ही सबकी भलाई है। इसलिए मैंने कहा था कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल का पास होना विपक्ष को 4 जून 2024 के बाद लगा सबसे बड़ा झटका था। वो ना तो बीजेपी को इस बिल को लाने से रोक पाई और ना बीजेपी के साथियों को इसमें शामिल होने से रोक पाई और ना वो इस बिल पर मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर ला पाई। तो और राहुल जी ने इस बड़े मसले पर संसद में भाषण देना भी जरूरी नहीं समझा। और इससे बड़ा बात क्या हो सकती है, इसका बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। और आज इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो 2024 के चुनावों के रिजल्ट के कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा डाउन है। बाकी दोस्तों आप बताओ कि आप इसको किस प्रकार देखते हैं, इस नए संशोधन बिल को आप किस तरह देखते हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।